कि कभी भी दल मिलते हैं तो दिल से नहीं मिलते हैं। उसके पीछे जो रणनीति होती है वो हमेशा वोट बैंक की होती है, वो हमेशा सीट की होती है, वो हमेशा जो होती है कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके साथ कितना से कितना खुद को प्रॉफिटेबल बना सकता है। सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसने की बात लगातार सामने आ रही है। तो बिहार के 40 में से भाजपा को 30 और 10 का समीकरण भाजपा ने तैयार किया था। और एक जबरदस्त बात यह है कि उस समय भाजपा के पास संगठनात्मक मजबूती नहीं थी, केवल 30 पे टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाजपा की जो संगठन शक्ति है वो मजबूत है। क्या चिराग पासवान 3 सीट पे मानेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जन अधिकार जो है वो जनता का जो समर्थन है वो चिराग पासवान को है। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि चिराग पासवान ही मंत्री होंगे। पासवान समाज का कहीं ना कहीं चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। तो मुझे याद है कि चिराग पासवान ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप पशुपति पारस के साथ आने वाले समय में समझौता करेंगे, तो उन्होंने कहा दल तो मिल सकता है लेकिन दिल नहीं मिलेगा। इतने भी छोटे छोटे दल हैं जिनको शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चिराग पासवान है चाहे पशुपति पारस हैं। तो आइए बात करते हैं 2014 के समय में चिराग पासवान, जब उस समय उनके पिताजी थे रामविलास पासवान, तो उनको 7 सीट दी गई थी। 7 में से 6 पे उन लोगों ने जीत हासिल की। और वर्तमान में पशुपति पारस के साथ 5 जो है वो सीट है और चिराग पासवान अकेले हैं। लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता है कि चिराग पासवान के पास पासवान समाज का जनाधिकार है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव निकट है और सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसने की बात लगातार सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू पार्टी से अलग हो गए और कहीं ना कहीं नई पार्टी उन्होंने बना ली। लगातार यह बातें सामने निकल के आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाकर शामिल होंगे। तो वहीं पशुपति पारस वर्तमान में भाजपा के साथ हैं, कहीं ना कहीं केंद्र में मंत्री हैं, कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति है। देखा जाए तो उनके भतीजे चिराग पासवान भी आने वाले 24 के चुनाव में बीजेपी में जाके शामिल होंगे और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं ब्रह्मचारी आशीष जुड़ेंगे, बात करेंगे। आशीष, जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बातें आ रही है, तमाम नेता लाइन में है। देखा जाए तो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी लाइन में है, हम पार्टी भी लाइन में है। वर्तमान में देखा जाए तो उन्होंने महागठबंधन छोड़ा है, नाता तोड़ लिया है। सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग पासवान भी हैं, पशुपति पारस भी हैं और कई अनेक दल भी हैं। कैसे देखते हैं और क्या लगता है सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो? देखिए अभिषेक, इस बात को कहा जा सकता है कि कभी भी दल मिलते हैं तो दिल से नहीं मिलते हैं। उसके पीछे जो रणनीति होती है वो हमेशा वोट बैंक की होती है, वो हमेशा सीट की होती है, वो हमेशा जो होती है कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके साथ कितना से कितना खुद को प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो इस बीच में बात करें तो देखिए 2014 लोकसभा की बात की जाए तो बिहार के 40 में से भाजपा को 30 और 10 का समीकरण भाजपा ने तैयार किया था। और एक जबरदस्त बात यह है कि उस समय भाजपा के पास संगठनात्मक मजबूती नहीं थी, लेकिन अब की बार भाजपा के पास संगठनात्मक मजबूती है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पन्ना प्रमुख जो है वो 30 चुनिंदा लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनको 31वें के बारे में सोचना ही नहीं है, वो केवल 30 पे टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाजपा की जो संगठन शक्ति है वो मजबूत है। भाजपा भरसक प्रयास करेगी कि वो 30 और 10 के समीकरण से ही चले। लेकिन हालांकि बात की जाए तो इस बीच में जितने भी छोटे छोटे दल हैं जिनको शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चिराग पासवान है चाहे पशुपति पारस हैं। तो आइए बात करते हैं 2014 के समय में चिराग पासवान, जब उस समय उनके पिताजी थे रामविलास पासवान, तो उनको 7 सीट दी गई थी। 7 में से 6 पे उन लोगों ने जीत हासिल की। और वर्तमान में पशुपति पारस के साथ 5 जो है वो सीट है और चिराग पासवान अकेले हैं। लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता है कि चिराग पासवान के पास पासवान समाज का जनाधिकार है। तो इसको लेकर के भाजपा जो है रणनीति तैयार करेगी और 3 सीट जो है वो पशुपति पारस को देगी और उसी के साथ में 3 सीट जो है वो चिराग पासवान को देगी। अब बात यह है कि क्या चिराग पासवान 3 सीट पे मानेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आशीष, सवाल यह भी है कि मंत्री किसको बनाया जाएगा? अभी वर्तमान में चाचा मंत्री हैं, भतीजा को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं? देखिए, जन अधिकार जो है वो जनता का जो समर्थन है वो चिराग पासवान को है। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि चिराग पासवान ही मंत्री होंगे। उसके बाद बात की जाए तो पशुपति पारस के पास अब क्या ऑप्शन बचेगा?
या तो पशुपति पारस को चिराग पासवान के दल में जाकर के मिलना होगा, और नहीं तो फिर एक जबरदस्त बात यह है कि पशुपति पारस की पार्टी को भाजपा अपने में विलय करवा लेगी। अब दो प्रिंस पासवान और चाचा पशुपति पारस तो भाजपा में जाएंगे ही, साथ में एक और जो विधायक होगा वो सांसद जो होगा वो भी भाजपा में चला जाएगा। तो चिराग पासवान भले ही मंत्री रहें, लेकिन उनके साथ उस समय 2 ही सांसद बचेंगे। क्या पारस मानेंगे, भाजपा में विलय करवाएंगे अपनी पार्टी? देखिए, यही तो बात है कि पशुपति पारस जो है वो पासवान समाज का कहीं ना कहीं चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। तो मुझे याद है कि चिराग पासवान ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप पशुपति पारस के साथ आने वाले समय में समझौता करेंगे, तो उन्होंने कहा दल तो मिल सकता है लेकिन दिल नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि दल तो आगे जाकर के मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो भाजपा में विलय करना होगा, नहीं तो फिर चिराग पासवान के साथ जाना होगा। तो चिराग पासवान के साथ ही जाना वो सुटेबल जो होगा, उस समय उनको सिचुएशन के हिसाब से जो होगा वो करेंगे। आक्रामक रहते हैं लगातार पशुपति पारस, चिराग पासवान का नाम सुनते हैं तो लगातार जो है बयान देते रहते हैं। तो यही बात है कि दल तो मिलाना ही पड़ेगा, कि मजबूरी हो जाएगी, उस समय अस्तित्व की बात हो जाएगी, लेकिन दिल तो वाकई संभावित बात है कि वो नहीं मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा पे आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार असहज महसूस कर रहे थे जदयू पार्टी में, और वर्तमान में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। और देखा जाए तो कहा यह जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा 24 में भाजपा में जाकर विलय करेंगे या फिर भाजपा के साथ जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को क्या सीट दी जाएगी, कितनी सीट दी? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में ही जाकर के विलय करेंगे, क्योंकि हाल ही में वो मिलने भी गए थे अमित शाह से। तो उस समय जो उनकी बातचीत थी वो बहुत अच्छी रही, जिस तरीके से उन्होंने कहा। तो 2014 के समीकरण की बात की जाए तो उस समय आरएलएसपी को 3 सीट दी गई थी। तो अब की बार भी संभावना है कि 2 या 3 सीट जरूर ही उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। अब एक और बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर 2 या 3 सीट मिलती है तो इतने सारे लोग पार्टी तोड़ करके आए हैं जदयू से, अब वो किस तरीके से उन लोगों को मनाएंगे, ये तो उपेंद्र कुशवाहा की जो है सिरदर्दी है वही समझे, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो कोई संभावना नहीं है कि उनको सीट मिलेगी। हम पे आते हैं, जीतनराम मांझी पे आते हैं। जीतनराम मांझी लगातार 2 मांग कर रहे थे, एक तो गया का संसदीय सीट और दूसरा उनको राज्यपाल बनाने की बातें। इसको लेकर लगातार वो मांग कर रहे थे, लेकिन जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया कि अपना हम जो पार्टी है आपका वो विलय कर ले जदयू में आकर। लेकिन उपेंद्र माफ कीजिएगा पैच लेकिन देखा जाए तो जीतनराम मांझी ने विलय न करने से कहीं ना कहीं दूरी बनाई और उसके बाद वो हट गए और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो क्या लगता है 24 में क्या मांग होगा मांझी का? देखिए, बात की जाए तो 2019 में गया से जो है चुनाव लड़े थे जीतनराम मांझी, लेकिन उस समय उनको जदयू के ही जो वहाँ पे सांसद थे उन्होंने हरा दिया था। अब वो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं कि अगर संसद की सीट मिले तो। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि अगर हम पार्टी को एक भी सीट मिलता है तो वो भाजपा के साथ जाने को तैयार है। और रही बात राज्यपाल की, तो इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है कि जीतनराम मांझी को अगर राज्यपाल कोई बना सकता है तो भाजपा ही बनाएगी जी। क्योंकि जदयू और राजद के पास कोई अधिकार है नहीं जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो भाजपा के हैं। तो इस वजह से जीतनराम मांझी जो है, क्योंकि देखिए चुनावी दांव पेच की बात की जाए तो 2025 में भी तुरंत विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें भी उनको कुछ कुछ सीटों पे जो है मिल सकता है। अब बात यह है कि अगर भाजपा के साथ वो गया का चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतेंगे कि नहीं। तो अभिषेक जी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिर एससी जो है शेड्यूल्ड कास्ट, उसका 29.6% जो है वोट बैंक है गया में। उसी के साथ साथ लगभग 4.8 या 9% के आसपास जो अपर कास्ट है उनका वोट बैंक है। तो कुल मिला के देखिए 30 और ये 5 35 हो गया। अब उसके साथ साथ पासवान समाज का जो वोट बैंक है वो 4% है। तो ये लगभग 40% के आसपास जा रहा है और 40% जो है वोट जीतने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि चिराग पासवान होंगे तो अगर चिराग पासवान प्रचार करेंगे तो पासवान समाज का जो वोट बैंक है वो मिल जाएगा। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि गया से अगर उनके बेटे लड़ते हैं तो वो बिल्कुल ही जीत करके वहाँ से आएंगे। अब उसके साथ साथ मैंने बताया भी कि राज्यपाल का जो पद होगा तो वो भाजपा ही दे सकती है। और केंद्र में क्योंकि उन्हीं की सरकार, हाँ, और 25 में भी
जीतन राम मांझी की पार्टी को अच्छा योगदान मिलेगा, क्योंकि अब की बार तो कोई है नहीं और भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि कुर्सी कुमार से जुड़ना नहीं है। तो भाजपा, और ये बात भी तय है कि भाजपा अकेले बिहार में चुनाव जीत नहीं सकती है। मुकेश सहनी को कैसे देखते हैं? मुकेश सहनी लगातार शांत बैठे हैं। पहले देखा जाए तो भाजपा के साथ वो भी थे, उनके कई विधायक थे, कई विधायकों को लगातार जो है तोड़ लिया गया और उनको मंत्री जिस तरीके से बनाया गया था वो भी पद छीन लिया गया। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे इस बार? देखिए, मुकेश सहनी कहते हैं कि अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं 2024 में तो चिराग पासवान से कम नहीं, और अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो कांग्रेस से कम नहीं। ये बताइए, चिराग पासवान को लगभग 3 या 4 सीटें मिलेंगे, मुकेश सहनी को किस स्तर पे 3 और 4 सीटें दी जाएंगे? इसका कोई भी है जो अगर बात की जाए तो कोई तुक नहीं है। हालांकि कॉम्बिनेशन को अगर बना करके देखते हैं तो 3 सीटें अगर पशुपति पारस को है, वही 3 सीटें चिराग को है, फिर उसके साथ लगभग 3 सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को है, फिर 1 सीटें हमको है, तो ये 10 सीटें हो गई। ऐसा हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट कम करके और विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की है उसको 1 सीट दी जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो 2025 का चुनाव होगा उसमें बातचीत होगी, क्योंकि मुकेश सहनी की भी दिल्ली जाने की अटकलें जो है वो सामने आ ही रही हैं, वो जाने वाले हैं। तो प्लस सुरक्षा भी दी गई है पहले। वाई प्लस सुरक्षा इसीलिए दी गई है क्योंकि मुकेश सहनी को 2025 की जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें मुकेश सहनी का अहम योगदान हो सकता है, क्योंकि भाजपा अब की बार अकेले है तो जितनी छोटे दल को वो लेकर के अपने साथ चलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में भाजपा कितनी भी कोशिश करे तो वो उतना पकड़ बना नहीं सकती है। तो जहाँ जहाँ पे भाजपा की पकड़ नहीं है वहाँ पे इन छोटे दलों को लेकर के मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट दे करके चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। सवाल ये है कि वाई प्लस सुरक्षा तो दे ही दी गई, लेकिन देखा जाए तो सरकारी आवास भी जो है उन्होंने खाली कर दिया। लगातार जो है सरकारी आवास में वो टिके हुए थे, उनको नोटिस भी नहीं गया। लगातार महागठबंधन की तरफ से क्या लगता है ऑफर जा रहा होगा? देखिए, महागठबंधन के तरफ से तो ऑफर है ही, महागठबंधन के द्वार सबके लिए खुले हैं। उनको तो चाहिए ही कि कोई ना कोई उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि उनको पता है कि जब बात लोकसभा चुनाव की होती है तो ना आरजेडी चलेगा ना जदयू चलेगा, जब चलेगा तो भाजपा चलेगा। तो ये लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं कि किसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को क्रिएट किया जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में कैसे कैसे हो सकता है। हालांकि अभी भी अगर मान लीजिए जितने भी विपक्षी दल हैं, जो छोटे दल भाजपा के साथ जा रहे हैं, अगर वो मानते नहीं है तो हो सकता है कि 30-10 का समीकरण बदल करके 28-12 पे जा सकता है, या फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 27-13 का जा सकता है। उससे कम पे भाजपा समझौता नहीं करेगी। वर्तमान में बिहार में सबसे ज़्यादा भाजपा की सीटों पर जीत दर्ज भाजपा ने की है, भाजपा के सबसे ज़्यादा सांसद। तो क्या लगता है भाजपा मैनेज करेगी? देखिए, बात की जाए 2019 की तो भाजपा 17 सीट पे, उसी के साथ साथ 17 सीट पे जदयू को दिया गया था। तो भाजपा ने 17 में से 17 सीटें जीत करके आई थी। तो उसी तरीके से अब जदयू, क्योंकि मेजर पार्टी है, उसका बड़ा योगदान रहता है, तो अब जदयू है नहीं। तो मान के चलिए कि अगर 27-13 के समीकरण पे भी आते हैं तो ये तो तय है कि भाजपा की संगठन शक्ति इतनी मजबूत है कि वो 27 को 27 जीतने को तय करेगी। 1-2 सीट का नुकसान अगर भाजपा चाहे तो कुर्बान कर सकती है, लेकिन 2025 का भी चुनाव है, ध्यान में रखेगी, क्योंकि अकेले चुनाव जीतना भाजपा के लिए संभव नहीं है। तो वो सब किसी के हित में देखते हुए, अपने हित में तो बहुत ज़्यादा देख रही है इस समय। और साफ बात की जाए तो औरों के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए पूरा समीकरण जो है वो 28-12 या 27-13 पे सिमट करके रह जाएगा। बिल्कुल, तो पूरा समीकरण जो है 28-12 या 27-13 पर सिमट कर रह जाएगा। हमारे सहयोगी आशीष थे, क्या कुछ कह रहे थे समीकरण को लेकर, जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बातें हो रही है उसको लेकर आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव में बीजेपी किसको कितना सीट देती है, कौन किस सीट पर लड़ता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।